हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 28 बायोलॉजी की, जिसमें आज का टॉपिक होगा प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन, प्लांट माने पौधे, पौधों में हार्मोन। तो ये जो टॉपिक है पौधों में हार्मोन, ये एक ब्रॉड टॉपिक, एक बड़े टॉपिक के अंदर आता है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट मतलब पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई पौधों के भी कई कई सारे अंग होते हैं। पौधों में जड़ होती है, पौधों में तना होता है, स्टेम होता है, पौधों में रूट्स, स्टेम्स, लीफ ये होती हैं। पौधे को फोटोसिंथेसिस बनाने की, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने की जरूरत पड़ती है। पौधों को ट्रांसपीरेशन, वाष्प उत्सर्जन, अपने अंदर से ज्यादा पानी को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। पौधे में फूल से फल बनते हैं, पौधे में पत्तियां झड़ती हैं। तो ये सारे कामों का जो कंट्रोल है वो मतलब पौधों में नियंत्रण, पौधों में नियंत्रण व समन्वय। एक बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि सर देखिए, जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ब्रेन पढ़ाया है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारा दिमाग होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम करता है? हमारे पूरे शरीर के अंगों को कंट्रोल करता है। या तो डायरेक्ट न्यूरॉन्स भेज के, डायरेक्ट ऑर्डर देके, या वो दूसरा काम क्या करता है? कुछ हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है। करता था ना? तो इसी तरह जो पौधे होते हैं, पौधों में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। अब बड़ी समस्या आ गई, भाई पौधों में तंत्रिका तंत्र है नहीं, तो अब ये अपने अंदर कंट्रोल कैसे करें? तो इन्होंने जो केमिकल्स चुने जिनकी मदद से ये कंट्रोल एंड नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसको नाम दिया फाइटो हार्मोन्स। उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया? फाइटो हार्मोन। और दूसरे शब्दों में आप इनको क्या कह सकते हो? प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन, जिन्हें आप पादप हार्मोन भी कहते हो, पादपों के अंदर हार्मोन। ठीक है, 1937 में ये टर्म निकल के आई थी, फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब पेड़ पौधों के अंदर, और प्लांट हार्मोन का मतलब जानते हो, हार्मोन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्साइट कर देना या किसी चीज को इनहिबिट कर देना। या तो अब आपको पता है हार्मोन्स क्या करते हैं? जैसे कुछ हार्मोन होते थे, जैसे इंसुलिन, इंसानों में इंसुलिन होता था, ये ग्लूकोज को क्या करता था? भाई जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता था तो ग्लूकोज को किसमें बदल देता था? ग्लाइकोजन में। लिवर के अंदर बदलता था, नहीं बदलता था? अब एक हाथ ये तो कि इसमें क्या काम किया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला गया। एक हार्मोन होता था ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का क्या काम होता था कि ग्लाइकोजन को दोबारा से वापस में किसमें बदल देता था? ग्लूकोज में बदल देता था। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी दोनों तरह के हार्मोन होते हैं। कुछ हार्मोन तो ग्रोथ करते हैं, मतलब कुछ हार्मोन क्या करते हैं? प्लांटों में वृद्धि का काम करते हैं, पौधों में किसका काम करते हैं? वृद्धि का। और कुछ हार्मोन करते हैं वृद्धि को रोकते हैं या ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को रोकने का कार्य करते हैं। तो इसी को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लिखते चलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन फंसता है एएलपी में भी, एएलपी में भी इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में, आप अच्छे से प्लांट्स हार्मोन्स को जान जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि देखो, प्लांटों में कई तरह के मूवमेंट होते हैं। जो प्लांट होते हैं ना, अपने जो पौधे होते हैं, इसमें कई तरह के मूवमेंट होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह प्लांट मूवमेंट करते हैं, ऐसे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह उखड़ के चले गए, मतलब अपने शरीर के हिस्सों को हिलाते हैं, या किसी की तरफ चीजों को झुकाव होता है, जैसे पानी की तरफ, या जो जड़ होती है वो जमीन की तरफ झुकती है, या पौधा प्रकाश की तरफ झुकता है। तो कहने का मतलब जो मूवमेंट होते हैं, प्लांट मूवमेंट होते हैं, प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं, पादपों में जो मूवमेंट होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट। क्या होते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट मतलब जो वृद्धि पर, मतलब वृद्धि पे निर्भर करते हैं, वृद्धि पर निर्भर करते हैं। और दूसरे होते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। समझ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो वृद्धि पर नहीं निर्भर करते, वृद्धि पर नहीं निर्भर करते। ठीक है, जो वृद्धि पर निर्भर करते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम कई टाइप से बांटते हैं। जैसे जियो,
ट्रॉपीज मतलब जो जमीन की तरफ मूवमेंट होते हैं, जो ग्रेविटी, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है या गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की ओर आपने देखिए जो जड़ें होती हैं पौधों की, वो किसकी तरफ बढ़ती है? जमीन की तरफ बढ़ती है। तो बढ़ना ही मतलब हो रही है, जमीन की तरफ वृद्धि हो रही है। भाई ये सीड था, ये बीज था, बीज में से तना ऊपर निकल गया और पौधा जड़ किस तरफ चल गई? नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ वृद्धि हो रही है ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ है ना, जियो धरती की तरफ है, जियोट्रॉपिज्म। इसको नाम क्या दोगे? जियोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म माने मूवमेंट, ठीक है। कहीं पे पानी है, अगर आपने क्या किया कि जो ये जड़ें, मतलब यहाँ पे पानी है, तो जिस तरफ पानी होगा ना, जड़ें उसी तरफ बढ़ते रहेंगी। जिस तरफ नमी होगी, जिस तरफ पानी होगा, तो जल की तरफ जो झुकाव होता है, जल की तरफ जो पौधों का मूवमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। तीसरी चीज आती है फोटोट्रॉपिज्म। तीसरी चीज क्या आती है? फोटोट्रॉपिज्म। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य की प्रकाश की तरफ ऐसा है कि ये आपके घर की खिड़की है, यहाँ पे आपने पौधा रख रखा है, यहाँ पे सूरज चमक रहा है, ठीक है। तो ये जो पौधा होगा धीरे धीरे सूरज की तरफ बेंड हो जाएगा, सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाएगा। तो सूरज की तरफ, सूरज की रोशनी की तरफ झुक रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे? फोटोट्रॉपिज्म। अगला होता है केमिको कीमोट्रॉपिज्म। क्या होता है? कीमो मतलब रासायनिक ट्रॉपिज्म। रासायनिक ट्रॉपिज्म कैसे होता है? रासायनिक, देखो ये है पोलन ग्रेन्स, समझना मेरी बात को। ये है स्टाइल, ठीक है, ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। और ये स्टाइल, और यहाँ पे क्या है? ओवेरी। ये क्या है? पौधे की ओवेरी। ये मैं फीमेल मतलब पौधों के अंदर मादा जननांग तंत्र दिखा रहा हूं, मादा जननांग तंत्र। तो देखो ये स्टिग्मा है, जो मेल के अंडे होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। ये पोलन ग्रेन्स किस पे चिपकते हैं? स्टिग्मा पे चिपकते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स इस स्टाइल के थ्रू नीचे आते रहते हैं, और नीचे आके कहां पे चले जाते हैं? अंडाशय में चले जाते हैं या ओवेरी में चले जाते हैं। ओवेरी में ये चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? कि भाई देखो स्टिग्मा, भाई ये जो पूरा पार्ट मैं बता रहा हूं ना, ये फीमेल के अंग है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव अंग, जिसे पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक ओवेरी होती है, एक ओवेरी को जोड़ने वाला ऊपर तक, एक नली सी होती है जिसे स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टाइल, एस्टिवाई, और ऊपर होता है स्टिग्मा जिससे आके पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। और यहां से ये नीचे की तरफ आते रहते हैं। नीचे की तरफ आने वाला जो मूवमेंट है इसे क्या बोलोगे? रासायनिक, और कहीं नहीं जा पाते ये। और लास्ट वन होता है जो टच से होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म। किससे होता है भाई? टच से। जैसे आपने वो छुई मुई का पेड़ देखा होगा, छुई मुई का पेड़, छुई मुई का पेड़ देखा है आपने? थिग्मोट्रॉपिज्म जो आपके टच से होता है। जब आप पेड़ को टच करो, जैसे आपने पेड़ को टच किया, तुरंत के तुरंत क्या हो गया? एक तरफ हो गए वो, तुरंत के तुरंत क्या हो गए? मतलब छुई मुई का जो पौधा होता है, मिमोसा प्लांट बोलते हो जिसे, टच मी नॉट, वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो पत्तियों के अंदर जो पानी होता है, वो पत्तियों के अंदर का पानी उसके तने में आ जाता है, उसके मेन वाले तने में आ जाता है। वो ऐसे करके पानी को खींच लेता है। जब पत्तियों के अंदर से पानी निकल आता है, देखो हम भी अपने सेल्स को सिकुड़ते हैं। हम किसकी मदद से सिकुड़ते हैं? प्रोटीन्स की मदद से। और पेड़ पौधे अपनी सेल्स को किसकी मदद से सिकुड़ते हैं? जैसे स्टोमेटा का खुलना बंद होना, या टच मी नॉट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो अपने आप को सिकुड़ लेती हैं। किसकी मदद से? पानी की मदद से, ठीक है, पानी को छोड़कर या पानी को कंट्रोल कर। तो जियो माने धरती की तरफ, हाइड्रो माने जल की तरफ, फोटो माने सूर्य की तरफ। और ये जो तीनों के तीनों मूवमेंट होते हैं, इनमें एक हार्मोन होता है, लिख लो अभी भी, ऑक्सिन। क्या होता है हार्मोन का नाम? ऑक्सिन। जो ये ऑक्सिन नाम का हार्मोन है, ये इसमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है मेरे भाई। ये तो हो गए ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। दूसरे जो मूवमेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इन्हें क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करते, इनको क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं प्लांट्सों के अंदर कि हार्मोन्स का कार्य क्या क्या होता है। प्लांट्स हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड था फाइटो हार्मोन नाम का जो वर्ड था, फाइटो हार्मोन, ये जो शब्द था फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन, इस शब्द को दिया था वेंट एंड थीमेन। वेंट वे थीमेन नाम के साइंटिस्ट थे,
इन दोनों ने 1937 में ये वर्ड दिया था, फाइटो हार्मोन। नेचुरल अकरिंग होते हैं, कैसे होते हैं? नेचुरल अकरिंग मतलब पौधे इन्हें खुद बनाते हैं, पौधे इन्हें प्राकृतिक रूप से बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, बिल्कुल ही मिनिट कंसंट्रेशन होता है इनका, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल ही मिन्यूट। मिनट का मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, इतना समझ लो, 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, इतनी कम क्वांटिटी में ये बनाए जाते हैं। पौधों का हर एक सेल इन्हें बना सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता था मनुष्य में कि स्पेशल ग्लैंड्स होती थी, याद है ना? स्पेशल ग्रंथि होती थी जहां पर हार्मोन बनते थे, लेकिन प्लांटों के मामले में ऐसा नहीं है, पौधों के मामलों में ऐसा नहीं है, हर एक सेल इन्हें बना सकता है, ठीक है? ईच सेल कैन प्रोड्यूस, ईच सेल कैन प्रोड्यूस, ठीक है? अब इनका कार्य क्या हो सकता है? ये जहां पर बनी है, जैसे मान लो लीफ में बनी है, तो इनका कार्य हो सकता है कि लीफ पे हो, और हो सकता है कि ये फ्लोएम या जाइलम के थ्रू कहां पहुंच जाए? जड़ों में भी पहुंच जाए। तो कहने का मतलब इनका जो इफेक्ट हो सकता है वो लोकल भी हो सकता है, और इनका इफेक्ट दूर का भी हो सकता है। अब ये जो फाइटो हार्मोन होते हैं ये दोनों तरह के काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये वृद्धि भी करते हैं, ये क्या करते हैं? वृद्धि भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप क्या करते हैं? ग्रोथ भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, और ग्रोथ को रोकते भी हैं, ग्रोथ को रोकते भी हैं, स्टॉप भी करते हैं। मतलब दोनों तरह की होती है इसमें, सेल का डिवीजन भी करते हैं, वृद्धि को रोक मतलब बढ़ाते भी हैं, ग्रोथ भी करते हैं और रोकते भी हैं। तो इसी के हिसाब से जैसा इनका काम है, हम इन हार्मोन्स को आर्टिफिशियल बनाकर, हम इन हार्मोन्स को आर्टिफिशियल बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स में, अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था, कौन सा रिवॉल्यूशन था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे आप हरित क्रांति कहते हो, ठीक है? हरित क्रांति 1960 के दशक में क्या हुआ था कि दुनिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, और उस समय जो अनाज था, जो चावल था, गेहूं था, वो कम पड़ गया था, दुनिया में भूखमरी हो गई थी। तो एक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलग, और हमारे भारत में थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन लोगों ने एक मतलब मुहिम उठाई, डॉक्टर नॉर्मन जो करके थे कि अच्छी क्वालिटी के मतलब हाइब्रिड या हाई यील्डिंग वैरायटी बीज बनाएंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते थे, ये कैसे होते थे? इनकी जो लेंथ होती थी, ये अनाज होते थे जैसे राइस वगैरह, इनकी लेंथ कम होती थी, ज्यादा अगर फर्टिलाइजर वगैरह लगाते थे तो इनमें ज्यादा पैदावार होती थी। तो कहने का मतलब कि एक उस समय में क्या था कि जो राइस होती थी, राइस का जो पेड़ होता था वो बहुत बड़ा हो जाता था, राइस का पेड़ क्या हो जाता था? बहुत बड़ा। अब अगर ये पेड़ ज्यादा होगा तो भाई इसको ज्यादा वाटर चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा समय लेगा ये फल देने में। तो इसलिए उन लोगों ने इन हार्मोन्स की पहचान की और इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे इसकी वृद्धि रुक जाए। इसकी वृद्धि रुकी, उन्होंने दूसरे हार्मोन का छिड़काव किया जो फल बनाता था, फ्रूट बनाता था, और इस तरीके से उन्होंने शुरुआत में एक राइस की क्वालिटी थी जिसका नाम था IR8, हरित क्रांति में चावल की वैरायटी थी IR8, इसका विकास किया। जो ड्वार्फ थी, ज्यादा ऊंची नहीं थी, कम पानी की खपत होती थी, फर्टिलाइजर और ज्यादा समय नहीं लगता था इसको पकने में। तो कहने का मतलब इन जो प्लांट हार्मोन होते हैं ये पौधे की वृद्धि में बहुत काम आते हैं, और इसका हमारे दैनिक जीवन में भी, क्योंकि पौधे पेड़ पौधों से हम खाना लेते हैं, तो हमारे लिए फसल वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि ग्रोथ को रोकते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं ये ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इस रोकने वाले इफेक्ट की तरह ये वीडीसाइड और हर्बिसाइड की तरह भी काम आते हैं, वीडीसाइड और हर्बिसाइड की तरह। कहने का मतलब ये घास को, और जो आपके खेत में अनवांटेड ग्रास उग जाती है, जैसे चावल के खेत में, मक्का के खेत में, गेहूं के खेत में जो घास उग जाती है उसको मारने के भी काम आते हैं। आप में से बहुत सारे किसान परिवार से होंगे, आपने देखा होगा हम लोग छिड़काव करते हैं दवाइयों का, तो दवाइयों में घास की दवाई मारने जा रहे हैं, कहते हैं ना घास की दवाई। तो बच्चा घास की दवाई में ये हार्मोन ही होते हैं जो उसको रोकने का कार्य करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो घास को, जो ये मक्का की और गेहूं की जो घास होती है इसे मारने के काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अभी मुझे लग रहा है यहां तक भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब ये काम क्या क्या करते हैं, तो ऑर्गन का जो साइज होता है, रूट्स का, स्टेम का, जड़ों का, तने का, उसको कंट्रोल करते हैं। जो एम्ब्रायो होता है, जो एम्ब्रायो मतलब जो जाइगोट बनता है, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। सीड होता है ना, बीज, बीज आपने जमीन में बो दिया, अब बीज से कब उसको फेवरिंग कंडीशन कब होगी कि बीज से एक शूट बाहर की तरफ चले और नीचे की तरफ रूट्स चले। ये कैसे होता है कि भाई रूट्स तो जियो की तरफ चल रही है, धरती की तरफ चल रही है, और जो शूट है इसमें ऐसी क्या बात हो गई कि बिल्कुल सीधा सीधा चलता जाता है, इसको भी ऐसे चलना चाहिए था। तो कोई ना कोई हार्मोन तो होगा जो इसको सीधा चलाने में, तने को सीधा चलाने में हेल्प करता है। तो वही सारी की सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे। थोड़ा शांति से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपस में बात मत कीजिएगा, आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। लाइट चली गई है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा अंधेरा होगा, थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी तो अंधेरा भी गायब हो जाएगा। तो ये कुछ 5 क्लास होती हैं, ये जो हार्मोन्स है ना, ये एक क्लास, क्लास का मतलब कक्षा, कक्षा का मतलब समझ लो एक ब्रॉड ग्रुप होता है। तो जो प्लांटों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो 5 ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, 5 मुख्य ग्रुप्स पाए जाते हैं। दूसरा होता है ऑक्सिन्स, दूसरा क्या होता है, ऑक्सिन। तीसरा होता है गिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी बोलते हैं आप इसे, जिब्रेलिन, ये ग्रुप है जिब्रेलिन्स, ठीक है भैया। चौथा होता है इसमें आपका साइटोकाइनिन, 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 ये ग्रुप है, मतलब इसमें कई प्रकार के साइटोकाइनिन, ठीक है, इसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पाई जाती है, तो ग्रुप है। साइटोकाइनिन में हो सकते हैं कई प्रकार के, जिब्रेलिन तो लगभग 126 पाए जाते हैं, ऐसे ऑक्सिन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे एब्सिसिक एसिड ऑक्सिन कई सारे होते हैं जिनमें आई 3 डबल ए, इंडोलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पांचवा होता है इथाइलीन, पांचवी कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, इथाइलीन, ठीक है, ये इकलौती गैस है। ये जो हार्मोन होता है ये किसकी फॉर्म में निकलता है, इकलौता ऐसा हार्मोन है प्लांट्स के अंदर जो गैस की फॉर्म में निकलता है। किसकी फॉर्म में पाया जाता है, ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है। यहां तक सारी क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, एक एक करके क्लियर करेंगे। 5 तरह के होते हैं, एबीए, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, ठीक है। और सबके क्या क्या काम होते हैं, किसमें कार्य करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो एंड हो जाती है, अगर आपने किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखा भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसका फायदा नहीं उठाओगे, ठीक है। चलिए, जो एब्सिसिक एसिड है इसका जो पुराना नाम था, जो पुराना ओल्ड नेम था, वो दो नेम थे, एक तो डॉर्मिन और एक एब्सिसिक 2। एक तो इसको क्या बोलते थे, डॉर्मिन, और एक क्या बोलते थे इसको, एब्सिसिक 2, ठीक है। बाद में पता चला कि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये एक को ही दिखाते हैं, तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। समझ के करना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन। अब बाबू एक बात बताओ, स्ट्रेस हार्मोन हमारे ह्यूमंस के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, ह्यूमंस के अंदर एक हार्मोन निकलता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो मतलब इंसानों के अंदर कौन सा स्ट्रेस हार्मोन होता है, जरा मुझे इसका आंसर दो। इंसानों के अंदर, बहुत सही, बताइए बच्चा, फिजिक्स की क्लास तो बेटा मैंने बहुत करा दी, जल्दी बताइए इसका आंसर दीजिए बेटा जी, मैथ वैथ की भी आएंगी, बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दिया कि सर इंसानों में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन होता है। किस नाम का हार्मोन होता है, एड्रेनलिन नाम का क्या होता है, हार्मोन होता है, जो जब आप फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होते हो, जब आपको डर लग रहा होता है या क्रोध आ रहा होता है, तो ये हार्मोन होता है जो आपको कंट्रोल करने का काम करता है। इसी तरह प्लांट्स में स्ट्रेस कब आती है, प्लांट्स तनाव में कम होते हैं। ऐसा तो नहीं कि प्लांट्स को कोई काट रहा है तो वो बेचारे तनाव में होते, नहीं बाबू, जब सूखा पड़ रहा होता है, ड्राफ्ट कंडीशन होती है, सलाइन कंडीशन होती है, तो समझो पानी की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये रूट्स में बन रहा होता है, ये रूट्स में बन के दिखता है,
यहाँ पे पानी की क्या होगी, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जल का जो पोटेंशियल था, जल का जो विभव था, प्रेशर था, वो कम हो गया। जैसे ही वाटर का प्रेशर कम हुआ, ये हार्मोन को पता चला, और ये हार्मोन जाइलम फ्लोएम, जाइलम के साथ कहां पहुंच गया, पत्तियों तक पहुंच गया। जाइलम के साथ कहां पहुंच गया, ये प्लांट की पत्तियों तक। आपको पता है जो प्लांट की पत्ती होती है, इन पे एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टोमेटा, और हिंदी में से कैसे, रंध्र। क्या कहते हैं बच्चा, रंध्र। रंध्र का काम क्या होता है कि रंध्र जब ओपन होता है तो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, और जब इसके अंदर ज्यादा पानी है तो पानी बाहर। अब तो पानी यहाँ पे वैसे ही कम है, जब यहाँ पे क्या है, कम, तो ये जो हार्मोन है ना, एबीए, एब्सिसिक एसिड, ये पत्तियों में पहुंचता और कह देता है स्टोमेटा से कि तुम बंद रहो। इसके अंदर से सोडियम और पोटेशियम आयन को खींच लेता है और कह देता है भैया तुम बंद हो जाओ, पानी बाहर मत निकालो, क्योंकि पानी तो वैसे ही कम है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग सूखे या ड्राफ्ट के टाइम पे कौन कंट्रोल करता है, एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल। समझ में आ रहा है ना आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि जब पानी कम हो जाएगा तो स्टोमेटा या रंध्र के थ्रू इसी के सहारे तो पानी बाहर जाता है, तो ये इसको कंट्रोल, इसको बंद क्लोज करने का काम करता है। इसको बंद कर दिया तो अब पानी बाहर नहीं जाएगा, स्ट्रेस से ये जीत जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है, चलिए बहुत अच्छी। दूसरी बात क्या होती है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रेस हार्मोन आप किसमें कहेंगे प्लांट्स के अंदर, एब्सिसिक एसिड। दूसरा काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो एक एब्सिसिक नाम पड़ा है, ये पड़ा है कि जब जो झड़ी हुई पत्तियां होती है ना, गिरी हुई पत्तियां जो होती हैं, जड़ी हुई पत्तियां जिनका रंग पीला पीला सा होता है, येलो येलो कलर की जो लीफ होती है, इसके समय तो देखो क्या होता है, आपने देखा है कि पत्तियां कब झड़ती हैं, विंटर्स के टाइम में झड़ती है ना। कभी आपने सोचा है कि जो विंटर्स का टाइम होता है, जो ठंडों का समय होता है, ठंडों के समय पत्तियां क्यों गिर जाती हैं, जो पत्ती होती है ठंडों के समय गिर जाती है, कभी सोचा है क्यों, तो आपका एक आंसर आएगा कि सर हाँ सोचा है, क्यों गिर जाती है, कि सर ठंडों में पानी होता है कम, और पानी को बचाने के लिए ऐसे जगह जहां पे पानी की मतलब जहां पे मौसम होते हैं चार, एक गर्मी का, एक बारिश का, एक ठंडा का, एक बसंत का, तो ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में तो पानी होता है, लेकिन ठंडों के मौसम में क्या होता है, पानी नहीं होता। सदाबहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं सदाबहार वनों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे हमेशा पानी होता है, मैं तो डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं जहां पे एक साल में पत्तियां गिरती है, एक सीजन में पत्तियां गिरती हैं, तो पानी को बचाने के लिए पत्तियां गिर जाती हैं, तो पानी को बचाने के लिए गिर जाती है, तो उस समय कौन सा अम्ल इनके अंदर ज्यादा होता है, एब्सिसिक एसिड, पहली बात। दूसरी बात, उस समय बर्ड्स बर्ड्स या जो सीड्स होते हैं, बर्ड्स व सीड्स मतलब बीज और कलिकाएं जो होती हैं, बीज और कलिकाएं, जो कलिकाएं मतलब कलियां होती हैं जो ऊपर से ऐसे निकलती है, जिनसे और पत्तियां निकलती हैं और पत्तियां निकलती है, कली बोलते हो जिसे आप, बर्ड्स बोलते हो, बर्ड, ठीक है। कली और सीड्स भी कैसी रहती है, डोरमेंट रहती है, कैसी रहती है, डोरमेंट, सुषुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में रहती है, डोरमेंट क्यों रहती है, क्योंकि आपको पता है अगर ठंडों में बर्ड्स निकलेंगी तो होगा क्या कि ज्यादा ठंड से इन बर्ड्स पे फ्रोजन हो जाएंगी और ये मर जाएंगी, मतलब इनका विकास नहीं हो पाएगा। तो ठंडों में ये बर्ड्स और सीड्स को क्या बना देता है, डोरमेंट बना देता है, सीड्स का विकास नहीं होता, सीड के अंदर से मतलब या ये जो अपना होता है पत्तियां होती है, इनके अंदर से बर्ड का विकास नहीं होता, ठीक है ना। तीसरी चीज, फ्रूट की राइपनिंग को रोकता है, फ्रूट राइपनिंग को रोकता है, फ्रूट राइपनिंग को रोकता है, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग का मतलब है फल को पकने से रोकता है, फल को पकने से रोकता है, ठीक है, फल को पकने से रोकता है। दूसरी चीज, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में एंजाइम को भी स्लो करता है, फोटोसिंथेसिस वाले जो एंजाइम होते हैं उन्हें भी स्लो कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे मोटे मोटे तौर पर कहूं, अगर मैं इसे मोटे मोटे तौर पर कहूं तो आप ये कहोगे कि ये तो सर ग्रोथ इनहिबिटर है, ये कैसा है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, ये क्या करता है, वृद्धि को रोकने वाला। तो अगर एबीए की क्वांटिटी, एब्सिसिक एसिड को एबीए, इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, इसकी क्वांटिटी क्या कर देती है, डिक्रीज, ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ होने लगती है, प्लांट में क्या होने लगती है, ग्रोथ, वृद्धि होने लगती है, प्लांट में ग्रोथ होने लगती है। और आप ये कह सकते हो कि एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स जो होते हैं इनकी मात्रा बढ़ने लगती है।
तो एब्सिसिक एसिड को मैं ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में रखूंगा। किसकी कैटेगरी में? ग्रोथ इनहिबिटर। ये वृद्धि को रोकते हैं। ये क्या करते हैं? वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड पानी जब कम होता है तब निकलता है, जो मतलब गिरी हुई पत्तियां होती हैं उसमें ज्यादा पाया जाता है, हालांकि उसको उसमें गिराने में इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। एजिंग में, उम्र बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं होता। और जो प्रीमेच्योर मतलब समय से पहले जो बड्स वगैरह या सीड उपज जाता है उसको जर्मिनेट अंकुरित होने से भी रोकता है, अंकुरित होने से भी उसे रोकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बहुत सही। सेकंड वाले हार्मोन पर आ जाते हैं। बेटा अच्छे से समझना चीजों को, कहीं पे डाउट हो तो पूछना बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड जो आ जाता है, सेकंड आ जाता है बाबू ऑक्सिन। कौन सा आ जाता है बच्चा? ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन, जो सेकंड वाले हार्मोन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन। सबसे पहले ढूंढा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्या हुआ था 90 मतलब 80s की बातें हैं, 1880s की कुछ की बातें हैं। तो जो चार्ल्स डार्विन था, चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा, चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा दोनों देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उनका जो गमला था, उनके गमले जो रखा हुआ पौधा था, वो गमले वाला पौधा सूरज, जिस तरफ सूरज की रोशनी थी उस तरफ थोड़ा सा झुक गया था। उस तरफ क्या हो गया था? थोड़ा सा झुक गया था। बड़े परेशान, बोला यार ये कौन सी चीज है। सबसे पहले जो ऑक्सिन को खोजा गया था, जो वेंट और थीमेन नाम ने खोजा था ना 1937 में, तो उन्होंने इसी को खोजा था, ऑक्सिन। कई टाइप के हार्मोन होते हैं, प्रकाश की तरफ झुक जाना, पानी की तरफ रूट्स जो होती है उनका चल देना, या इसकी तरफ जमीन की तरफ रूट्स का बढ़ जाना, इन सब में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सिन नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है। इस पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। कल परसों एएलपी में भी एक क्वेश्चन आया था कि पौधे मतलब सूरज की तरफ पौधे क्यों झुकते हैं, तो आप किसका नाम दोगे? किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सिन नाम के हार्मोन की वजह से। सबसे ज्यादा जो नेचुरली मिलता है, सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक रूप से, कई सारे हैं तो कई सारे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक रूप से मिलता है वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड। कौन सा होता है वो? इंडोल एसिटिक एसिड। इसका नाम भी आ सकता है आने वाले पेपर में कि ऑक्सिन को एक प्राकृतिक ऑक्सिन बताओ। और इसमें भी ये वाला इंडोल 3, जिसे शॉर्ट में IAA लिख सकते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। उसके बाद में ये आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है ये? आर्टिफिशियल। कहने का मतलब इनको सिंथेटिक भी बनाया जाता है, मैन मेड तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सिंथेटिक, सिंथेटिक बनाने में इसका नाम कई सारे हैं, जैसे नेप्थिलीन, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड नाम। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। एक होता है 2,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरोफिनॉक्सी, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसे शॉर्ट में लिखते हैं 2,4-D। और एक होता है 2,4,5-T, मतलब 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कहने का मतलब ये जो एसिटिक एसिड होते हैं 2,4-D, 2,4,5-T, ये घास नाशक होते हैं, खरपतवार नाशक होते हैं, वीडिसाइड होते हैं। कैसे होते हैं? खरपतवार नाशक। कहने का मतलब जो ऑक्सिन होते हैं वो डाइकोटिलीडोन पौधे जो होते हैं, डाइकोटिलीडोन पौधे जो होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से जब बीज से 2 पत्तियां एक साथ निकलती हैं, तो ऐसे पौधों को मारने का काम करते हैं इनकी अधिक मात्रा में। अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में दे देते हो तो डाइकोटिलीडीन पौधे जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि गेहूं और मक्के के खेत में ये ऑक्सिन ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है, 2,4-D वाला, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो घास को मारने के काम आता है या खरपतवार को मारने के काम आता है, ठीक है। तो आगे आपके घर में कोई ये दवाई मारने जाए तो उससे कहना कि आप एक तरीके के जो प्लांट के हार्मोन है ना उन्हीं को आप लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बारे में और आगे देखेंगे और क्या क्या काम करता है। ये तो मैंने कहां कहां कैसे कैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसका जो काम होता है वो सेल ग्रोथ एंड सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होगा तभी तो वृद्धि होगी। इसका मतलब ये वृद्धि को बढ़ाता है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है। वह कोशिका
दीर्घन, कोशिका को क्या करता है, दीर्घ करता है, कोशिका को इलोंगेट करता है, कोशिका को लंबी करता है, ठीक है। सेल ग्रोथ सेल एलोंगेशन में होता है, ठीक है। जिस ओर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिस ओर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वेयर द ऑक्सीजन या क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, देयर विल बी मोर ग्रोथ। तो जिस ओर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उस ओर क्या होती है, ज्यादा वृद्धि होती है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा, सोचने समझने वाला, कि बाबू ये है सूरज, ठीक है, और पौधा इस तरह से झुक गया, पौधा इस तरह से झुक गया सूरज की तरफ। तो मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन इस तरफ ज्यादा है या ऑक्सीजन बी की तरफ ज्यादा है, ऑक्सीजन किस तरफ ज्यादा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ अ प्लांट इज बेंड टू सन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज मोर ऑक्सीजन, ए या बी, किस तरफ ज्यादा है। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, जबरदस्त वाली, शेयर कर देना सब लोग। किस तरफ ज्यादा है, बिल्कुल सही बाबू, मैंने क्या कहा, जिस ओर ऑक्सीजन ज्यादा होगा ग्रोथ वहां पे ज्यादा होगी। अब ये बताओ बाबू, ग्रोथ इस तरफ ज्यादा है इस तरफ, इस तरह, यहाँ पे तो छोटा है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये तो लंबा दिख रहा है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी किस तरफ है, बी में ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ऑक्सीजन हमेशा छाया क्षेत्र में होगा। किस क्षेत्र में होगा ऑक्सीजन, शेडो एरिया में होगा। बाबू इस तरफ तो सूरज का प्रकाश है, इस तरफ क्या है, शेडो, तो ऑक्सीजन किस तरफ में चला जाता है, शेडो पोर्शन में चला जाता है। इसीलिए तो जो रूट्स नीचे की तरफ बढ़ती हैं जियो की तरफ, इनमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस तरफ ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां वृद्धि ज्यादा होगी, और यहाँ पे वृद्धि ज्यादा है, ये सूरज से दूसरी तरफ है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो छाया या शैडो क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपने एक बार तैयार कर लिया। आगे देखते हैं और क्या क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। इसी के सहारे पेड़ पौधे सूर्य की ओर झुकते हैं, ठीक है। ये प्लांट की शेप को कंट्रोल करता है, ये प्लांट की आकृति को, किसको शेप को कंट्रोल करता है, कंट्रोल शेप या प्लांट की आकृति, पौधे की आकृति। देखो क्या होता है, समझ लो, जो टिप होती है ना, बिल्कुल जो टिप होती है, टिप पे पाया जाता है बिल्कुल सबसे ज्यादा। ये कहां पाया जाता है, टिप पे। कहने का मतलब ये हमारा पौधा है, समझ लो, ठीक है। ये पहले पौधा नहीं, ये मान लो बीज था, ये क्या था, बीज, बीज में से एक शूट निकला, एक नीचे की तरफ ये जड़ चली गई, ठीक है, एक ऊपर की तरफ तना निकला। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ पौधों में क्या होता है, तना सीधा चलता जाता है, तब जाके कहीं पे इसमें ब्रांचेस निकलती है, तब जाके क्या निकलती है, ब्रांचेस। कुछ भी ऐसा होता है कि यहीं से ब्रांच निकलने लगती है ना। तो अगर ऐसे ऐसे इधर इधर ब्रांच निकल गई तो पेड़ पौधा अजीब सा हो जाता है ना। तो अगर बिल्कुल ब्रांच सीधी है, ऊपर जाके निकली है कहीं की, मतलब स्टेम को बिल्कुल सीधा ले जाने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब कि जो लेटरल ग्रोथ होती है, जो इसमें लेटरल ग्रोथ होती है, इसको रोकता है। प्लांट में सिर्फ एपिकल ऊपर की तरफ वृद्धि कराता है, जो शूट होती है ना बिल्कुल ऊपर की जो टिप होती है इसमें पाया जाता है। इसलिए ये जो मेन स्टेम होता है इसको बनाए रखने में हेल्प करता है, मुख्य तने को बनाए रखने में हेल्प करता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जो सफेदा का पेड़ होता है ना, यूकेलिप्टिस, तो यूकेलिप्टिस में देखा होगा ब्रांच बिल्कुल ऊपर जाके होती है, तो उसके तने को एकदम मेन तना, मेन स्टेम को बनाने में, और इससे क्या होती है, पौधे को एक आकृति मिलती है, पौधे को एक शेप मिलती है, ठीक है। बाकी ये जो और जाइलम फ्लोएम बनाने में भी हेल्प करता है, कैम्बियम बनाने में भी, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन विषैला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2,4-D, ये वाला जो था, ये सब घास मारने के काम आते हैं। घास पे भी किस पे ज्यादा असर करता है, डाइकोटिल्डोन्स पे ज्यादा असर करते हैं, मोनोकोट्स पे कम असर करते हैं, इसलिए गेहूं पे कोई असर नहीं होता, घास पे। देखिए क्या होता है कि मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है बच्चा, ये एक फ्लावर है, ये क्या है, एक फ्लावर, ओके। इस फ्लावर के ऊपर आपने ऑक्सीजन छिड़क दिया, इस फ्लावर के ऊपर क्या छिड़क दिया आपने, ऑक्सीजन नाम का हार्मोन। तो जो ओवेरी होती है, जो ओवेरी होती है, ये ओवेरी की जो वॉल्स होती हैं, ओवेरी की जो वॉल्स होती हैं, ये फैल जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और ओवेरी सीडलेस फ्रूट में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, बिना बीज वाले फल, बिना बीज, बिना बीज वाले फल,
बीज वाले फल में ओवेरी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ऑक्सिन जो हार्मोन है वो किसको बनाने में भी काम आते हैं, सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट के प्रोडक्शन में भी ये काम आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्यों ओवेरी बढ़ जाएगी और इसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी टेक्निक। ग्रेप्स वगैरह जो होते हैं ना, कार्पी टेक्निक, पार्थिनोकार्पी टेक्निक, एप्पल्स वगैरह सीडलेस जो आते हैं या आपके ग्रेप्स आते हैं उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीफ को गिरने में रोकते हैं, लीफ को गिरने में रोकते हैं, जो लीफ वगैरह होती है ना उनको भी गिरने से रोकते हैं, मतलब सेनेसेंस, एजिंग को रोकते हैं, बुढ़ापे को रोकते हैं, पेड़ पौधों के बुढ़ापे को। अब एक चीज बताइए बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस वर्ड का नाम सुना है, एक नाम सुना है, बताइए। कोई बात नहीं, बफरिंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, हो जाएगी बफरिंग ठीक। एजेंट ऑरेंज का नाम सुना है? अरे यार बफरिंग बंद हो जा, क्यों मेरा जान खा रही है तू। बफरिंग का नाम सुना? हाँ देखो, ये एक्चुअल में 24D व 245T का मिक्सचर था। वियतनाम वार में, अमेरिका और वियतनाम के अंदर जो वार चल रही थी ना, अमेरिका यूएसए और वियतनाम वॉर में, तो यूएसए भर भर के टैंक एजेंट ऑरेंज के वियतनाम के खेतों में छुपा, मतलब खेतों पर गिराता था, खेतों पर इन दोनों को मिक्स करके गिराता था, जिससे कि जो खेत हैं उनकी फसल खत्म हो जाए और जो क्रांतिकारी है वियतनाम के सैनिक उन्हें दिखाई दे जाएं। इतना एजेंट ऑरेंज गिराया है कि ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है मनुष्य में, लेकिन फिर भी वियतनाम की दाद देनी पड़ेगी कि अमेरिका से हारा नहीं, हार करके अमेरिका को उससे संधि करनी पड़ी एंड में। इतनी ज्यादा मतलब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना होती है। एजेंट ऑरेंज एक तरीके का पॉइजन है जो कि खेतों पर गिराया गया था वहां के वियतनाम के। वो किस किस का मिक्सचर था? ऑक्सिन का ही मिक्सचर था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप फटाफट से बता देना। ठीक है, वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग में भी काम करता है, पौधे के घाव भरने में, पौधे के घाव भरने में भी ये काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है पौधे के घाव भरने में, समझिएगा। ऑक्सिन साइटोकाइनिन के साथ मिल जाता है, किसके साथ मिल जाता है ऑक्सिन? साइटोकाइनिन। एक तीसरा और हार्मोन होता है जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ऑक्सिन किसके साथ मिल जाता है? साइटोकाइनिन के साथ। तो इसमें तीन केस हो सकते हैं कि या तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा बराबर है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा कैसी है? बराबर। तो नॉर्मल सेल डिवाइड होगा, जो सेल में कोशिका में विभाजन होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल। ठीक है भाई, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिल रहे हैं, अगर इनके बीच में पार्टनरशिप हो रही है, तो तीन तरीके से हो सकती है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर हो तो क्या होगा? नॉर्मल सेल डिवीजन। अगर मान लेता हूं ऑक्सिन का सहारा ज्यादा है, ऑक्सिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन क्या है? कम है। ऑक्सिन ज्यादा, साइटोकाइनिन ज्यादा, साइटोकाइनिन कम, तो बनता है मेरे भाई रूट्स में ग्रोथ होती है। किसमें ग्रोथ होती है? रूट्स, जड़ों में वृद्धि होती है। ठीक है, और अगर ऑक्सिन कम है, ऑक्सिन क्या है? कम, साइटोकाइनिन क्या है? ज्यादा, तो भैया शूट, शूट मतलब ऊपर की तरफ वृद्धि होती है। ठीक है, ये हो गए घाव वगैरह भरने में भी काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी दोबारा एक बार देखेंगे इन चीजों को। नेक्स्ट आएगा आपका जो नेक्स्ट हार्मोन हो जाता है तीसरा वाला, वो हो जाता है, एक सेकंड में ये फिल कर दूं इसको, एक सेकंड। ये दोनों समझ में आ गए ना? एब्साइसिक एसिड आपने देखा था ग्रोथ को रोकता था, वृद्धि को रोकता था, जबकि आपने इसको देखा, दूसरे वाले को देखा, ऑक्सिन को, ये वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, वृद्धि को बढ़ाने का काम सीडलेस फ्रूट, और पौधे जो सूरज की प्रकाश की ओर, पानी की ओर या जमीन की ओर झुकते हैं, उसमें भी कौन काम करता है? यही ऑक्सिन नाम का हार्मोन काम करता है। तीसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे गिब्रेलिन। कौन से होते हैं? गिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन भी बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं इनको? जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन की बात कर लेते हैं। जिब्रेलिन में जो सबसे कॉमन पाया जाता है वो है GA3। हालांकि 126-27 तरह के होते हैं। ये जापान में खोजा गया था। जापान में एक बीमारी थी
कि जो राइस का पेड़ होता था, जो चावल का पेड़ होता था, बड़ा लंबा हो जाता था, और बड़ा लंबा हो जाता तो ये खुद गिर जाता था। अगर राइस का पेड़ लंबा हो गया तो हवा से खुद गिर जाएगा, नुकसान होता था चावल के खेत में। तो वहां पे जब इसकी खोज की गई तो एक साइंटिस्ट ने उन्होंने पता लगाया कि एक फंगस होती है। क्या होती है? फंगस, एक कवक होती है, फफूंद होती है, जिसका नाम था गिब्रेलिया फ्यूजी कोरो। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजी कोरोई। ठीक है, इस नाम की कवक होती थी, एक फंगस होती थी। जब पता चला कि इसकी वृद्धि के लिए ये फंगस जिम्मेदार है, और इस फंगस में कौन से एक चीज होती है, क्या प्रोड्यूस करती है, ये जिब्रेलिन नाम की चीज प्रोड्यूस करती है, जिससे प्लांट बढ़ जाता है। तो समझ में आया? हाँ, एक बात याद रखना कि जो प्लांट के हार्मोन है, इसे सिर्फ पौधे नहीं बनाते, इसे फंगस भी बना सकती है, एल्गी भी बना सकती है, शैवाल, और इसे बैक्टीरिया, जीवाणु भी बना सकते हैं। तुझे पता चला यार ये कवक बनाती है, तो इसी कवक के नाम पे इसका क्या नाम रख दिया गया? जिब्रेलिन्स। कहां जन्म हुआ इसका, कहां पता चला इसके बारे में? जापान में। चावल क्या पेड़ बहुत लंबा हो जाता था, तो सुल्तान रात हो गई बेटा, सो जा आराम से। ठीक है, तो इसने क्या किया कि मतलब ये राइस के पेड़ को बढ़ा देता। तो कहने का मतलब कि क्या काम करता है, ये वृद्धि करने के काम आता है। ठीक है, तो ये वो हार्मोन है जिसकी वजह से, मतलब जिसके कारण सीड जर्मिनेट होते हैं, डोरमेंसी टूटती है। डोरमेंसी क्या होती है? टूटती है, डोरमेंसी टूटती है। और डोरमेंसी मतलब कि जो सीड बिल्कुल चुपचाप सुसुप्त अवस्था में रहता है, और डोरमेंसी ब्रेक होने के बाद में क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। सीड का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, या सीड में अंकुरण होता है। क्या होता है सीड में मेरे भाई? अंकुरण होता है। बीजों में क्या होता है? अंकुरण। बीज में क्या होता है? बीज अंकुरित होते हैं, किसकी वजह से? जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं वही सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन, सेल जो कोशिका होती है उसमें दीर्घन होता है। नेक्स्ट बात क्या होती है कि ये ड्वार्फिज्म का उल्टा होता है। ड्वार्फिज्म को रोकता है, बौनेपन को रोकता है। बौनापन जो होता है ना पेड़ पौधों में, उसे रोकता है। तो कहने का मतलब ये क्या करता है? पौधों में वृद्धि देता है। तो याद रखना, पेड़ पौधों में अनलिमिटेड वृद्धि होती है, पूरी जिंदगी पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं। हम 18-20 साल के बाद में हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना, उनकी ग्रोथ नहीं रुकती। ठीक है, डोरमेंसी टूटने का काम करता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसी हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान था, आपको मैंने बताया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति में इस हार्मोन को रोक दिया गया था, हरित क्रांति में, जिसकी वजह से क्या करता था कि IR8 नाम की जो मैंने चावल की फसल बताई, वो फसल वगैरह बन पाई। ठीक है, दूसरी बात और क्या करता है कि फ्लावर और जो फल होते हैं, और फ्लावर जो होते हैं उनको बनने का समय कम करता है। फ्लावर एंड फ्रूट, फूल व फल, फूल व फल कम समय में बन पाते हैं, कम समय में बन पाते हैं, मतलब जल्दी फ्लावर बन जाते हैं, जल्दी ही फ्रूट्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब इसका छिड़काव भी किया जाता होगा जल्दी फ्लावर और जल्दी फ्रूट्स बनाने के लिए। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या बढ़ती है? हाइट बढ़ती है। तो इस पॉइंट को आप समझ लो, और हाइट कहां बढ़ती है वो बताना जरूरी है। अब आप क्या कहोगे सर, एक बार आपने बताया कि ये जैसे तना है, तो तना का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे शूट बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नीचे कम जाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाते हैं। बोला ठीक है भैया, मान लिया। अब आपने गन्ना देखा है? गन्ना, तो गन्ना में ऐसे ऐसे पोरी पोरी होती है ना, पूरी, और यहां से क्या निकल रही होती है? गन्ने में पूरियों से, गन्ने की क्या ना पूरी खाते हैं, तो गन्नों से क्या निकल रही होती है? ऐसे लीफ, यहाँ से पत्तियां निकली होती हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरनोड। जहां पे पत्तियां चिपकी होती हैं जगह को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। इंटरनोड। ठीक है, आपका एक गन्ना है इतना बड़ा, इसमें इतनी इतनी सी इंटरनोड है, इतना बड़ा गन्ना है, एक गन्ना है इतना बड़ा। ठीक है, उसमें इतनी इतनी लंबी लंबी इंटरनोड है। कौन सा गन्ना आपको ज्यादा फायदेमंद है? ये वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा शुगर की मात्रा है, आप ज्यादा पैसे कमाओगे। ठीक है ना, किसान क्या चाहेगा? गन्ना की नोड बड़ी हो, गन्ने की जो पूरी हो बड़ी हो। तो वहां आपका कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? जिब्रेलिन। इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है। जो इंटरनोड्स होती है ना, ये वाली यहां से यहां तक, इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाता है। लिख लेना इसको इंग्लिश में ऐसे, लेंथ बढ़ाता है। तो अगर आपको गन्ने की ज्यादा पैदावार करनी है तो आप कौन से हार्मोन का छिड़काव करोगे?
जिब्रेलिन्स का। ठीक है, गन्ने के खेत में कौन से हार्मोन लगाओगे? जिब्रेलिन, जिससे गन्ने की पूरी बढ़ जाए। क्यूबा को हम चीनी की कटोरी कहते हैं ना, तो क्यूबा में गन्नों में ज्यादा जिब्रेलिन लगाया जाता है, जिससे गन्ने की पूरी बढ़ जाती है और ज्यादा मात्रा में शुगर, ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो ये इंटरनोड्स की हाइट को बढ़ा देता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जिब्रेलिन डोरमेंसी को तोड़ता है और जो इंटरनोड्स होती है इनकी हाइट को बढ़ाता है। ठीक है ना? अब आपसे ये किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं मतलब मुझे लगता है कि आप बता पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है साइटोकाइनिन। चौथे नंबर का जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। भाई देखो, मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आराम से समझा के पढ़ाऊंगा। साइटोकाइनिन ये थोड़ा सा बेसिक होते हैं, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारीय। बाकी सब जो आपने पढ़े थे वो वीक एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, ये क्षारीय। तो सबसे पहले ये भी सेल डिवीजन में काम करता है, घाव वगैरह भरने में, जैसे मैंने बताया था आपको। कोशिका विभाजन में ये भी काम करता है साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर। एजिंग, जो पेड़ पौधों में एजिंग होती है ना, एजिंग, जिसको हम बोलते हैं सेनेसेंस, सेनेसेंस। एजिंग मतलब बुढ़ापे को रोकता है, पेड़ों के अंदर बुढ़ापे को रोकता है, पेड़ों के अंदर बुढ़ापे को रोकता है। इसको पेड़ों का यूथ भी कह सकते हैं, यूथ फाउंटेन भी कह सकते हैं पेड़ों का। क्या कह सकते हैं इसको? यूथ फाउंटेन, पेड़ों की जवानी का मतलब एक फव्वारा। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं इसको। ओके, वाउंड वगैरह भरने के काम आता है, पेड़ों में वुंड या घाव भरने के काम आता है। ठीक है, चौथी बात, लेटरल बड्स जो होती हैं, लेटरल बड्स मतलब पेड़ पौधों में ये वाली जो बड्स होती है, साइड से जो बड्स निकलती है, इन साइड्स के बड्स को बढ़ाने में भी काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन तो ऊपर वालों को करता था, और ये साइड्स की लेटरल बड्स मतलब साइड को बढ़ाने में, साइड से पत्तियां वगैरह बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। ओके, एक इंपॉर्टेंट है, ये का उल्टा हो जाता है, उसका एब्सिसिक एसिड का उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका स्टोमेटा होता है उसको, उसकी ओपनिंग को प्रमोट करता है। उसकी ओपनिंग को क्या करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जो रंध्र होते हैं, रंध्र को खोलता है, रंध्र को क्या करता है? खोलने के लिए प्रेरित करता है। कौन? साइटोकाइनिन। चलिए, और G18 नाम का एक नेचुरल साइटोकाइनिन होता है जो मक्के के पौधे में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ज्यादा नहीं है, वुंड हीलिंग, घाव और लेटरल बर्ड्स को कराने के काम आता है। ज्यादातर जो हार्मोन होते हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे से मिलकर रूट्स शूट बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए, ये हो गया साइटोकाइनिन, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक होता है। चलिए, अब बात करेंगे आगे किसकी बात करेंगे हम लोग? लास्ट होगा हमारा इथाइलिन। लास्ट क्या होगा हमारा? इथाइलिन, ETHYLEN, इथाइलिन। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, एक H इधर रह गया, एक H इधर रह गया, एक H इधर रह गया, एक H इधर रह गया। तो कहने का मतलब अनसैचुरेटेड है ना। आपको ये भी पूछा जा सकता है इथाइलिन कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, डबल बॉन्ड होता है। इसको इथीन भी कह सकते हो ना आप लोग। इथीन गैस होती है, किसकी फॉर्म में पाया जाता है? गैस की फॉर्म में पाया जाता है, गैस की फॉर्म में। ठीक है, अब समझते रहिए काम क्या क्या करता है। अब देखो इसका काम कैसा, जैसे ये बीज है, आपने जंगल में देखा होगा, खेतों में देखा होगा, तो खेतों में डिपाड़ पड़े रहते हैं। खेतों में क्या पड़े रहते हैं? डिपाड़। वो कहते हैं तेरा डिपाड़ मार के सिर फोड़ दूंगा। गांव में हम लोग खेतों में जाते थे तो डिपाड़ उठा के खेलते थे, तो कभी कभी किसी के सर में लग जाता था तो उसका सर फूट जाता था। तो गाँव में हमारे में ऐसे कभी कभी कहते हैं डिपाड़ मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। ठीक है, तो डिपाड़ में ढिली भी बोल देते हैं इनको। तो जब एक बीज होता है और जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे डिपाड़ होते हैं ना, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। अब इस बीज में से बहुत ही कोमल सा, मासूम सा एक शूट निकलती है, तना निकलता है। क्या निकलता है? तना, बहुत ही छोटा सा तना। अब तने के रास्ते में पत्थर आ गया, तने के रास्ते में मिट्टी का बहुत बड़ा एक ग्रुप आ गया। ठीक है, मिट्टी का ग्रुप सा आ गया। अब ये बड़ा परेशानी, तो बेचारा कोमल सा था। तो देखो ये डरता नहीं है, जैसे हम डर जाते हैं ना सिलेबस को देख के, पढ़ाई को देख के, इतना कोमल सा स्टेम डरता नहीं है। ये गैस निकलती है और ये गैस इस स्टेम में जमा होती रहती है। जमा होने से जो स्टेम होता है फूल जाता है, इसमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है।
ये जो स्टेम होता है इसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, फूलने से प्रेशर बढ़ता है और इस प्रेशर से ये अपने रास्ते की सारी रुकावटों को हटाता हुआ बाहर निकल जाता है। तो इथाइलिन नाम की गैस होती है जो इस शूट को रास्ते से, जितने भी इस रास्ते की कठिनाई होती है, जब एक बीज अंकुरित हो रहा होता है, उसको रास्ते से हटाने का काम करती है। ठीक है, ये लिख लेना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मतलब ये जो तना है इसको ऊपर ही लेके चलती रहती है, तने को ऊपर की तरफ बढ़ाती है। तो ऋणात्मक, वरना तना भी किस तरह बढ़ना चाहिए था, नीचे ग्रेविटी की तरफ बढ़नी चाहिए थी, तो ऋणात्मक जियोट्रोपिज्म शो करती है। तीसरी बात, तने की जो चौड़ाई होती है, मैं कहा ना मोटी हो जाती है, तने की जो ये वाली चौड़ाई होती है डायमीटर बढ़ाती है, चौड़ाई इंक्रीज कर देती है पेड़ की, तने की स्टेम का डायमीटर इंक्रीज कर देती है। आगे बात करेंगे मैंगो आदि में, जो मैंगो वगैरह होता है, मैंगो आम का, आम में फ्लावर लाने में भी इसका छिड़काव किया जाता है। आम में जल्दी फ्लावरिंग आए, आम में जल्दी बॉर, आम का जो फ्लावर होता है उसे बॉर बोलते हैं, जल्दी बॉर आ जाए उसके लिए एजिंग करती है शेडिंग ऑफ लीफ, जो पेड़ पत्तियां होती हैं उनको गिराने में हेल्प करती है, मतलब पत्तियों को झाड़ने में, पत्तियों को गिराने में, या पेड़ से पत्तियां नीचे आ जाती है उसमें कौन हेल्प करती है, इथाइलिन भी हेल्प करती है। समझ में आ रहा है ना आपको। दूसरी बात कही थी, जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है, जर्मिनेट होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो रास्ते की सारी तकलीफों को हटाने का कार्य भी करती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज सोचिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ये जो इथाइलिन नाम की गैस है जो पेड़ पौधों को, फलों को पकने में हेल्प करती है, ये चौड़ाई वड़ाई तो मैंने बता दिया, मेन काम क्या होता है इसका, इसको राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन। और इसी का जो आपने कोल्ड स्टोर देखे होंगे ना, जहाँ पे केले वगैरह पकाए जाते हैं, मैंगो वगैरह पकाए जाते हैं, आम बनाना वगैरह, वहां पे इथाइलिन, तो आर्टिफिशियल गैस के बारे में बात आई कि कौन सी पकाई जाती है, तो इथाइलिन। तो इसको राइपनिंग हार्मोन या फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन। सबसे पहले टमाटर के किसान थे, टमाटर अपने आप पक जाते थे जब वो कुछ चीजें जलाते थे, तो जलाने से क्या होता था, वो ये गैस प्रोड्यूस होती थी, जिससे उनके टमाटर पक जाते थे। तो देखो जो तभी इसका मतलब पता चला था, डिस्कवरी हुई थी। तो जो इथाइलिन होती है ना, समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको बनाने के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत। अब मान लो ये है मेरा बुलंदशहर, ठीक है, ये क्या है मेरा बुलंदशहर, और यहां से टमाटर जाना है गुजरात, ठीक है, यहां से टमाटर कहां जाना है, गुजरात। समझना, टमाटर कहां जाना है, गुजरात। या मान लेता हूं कि बुलंदशहर तमिलनाडु से आम आने, तमिलनाडु या कर्नाटक से क्या आने, बुलंदशहर में आम आने, आम मैंगो। अब यहां से कच्चे मैंगो चले, आपको पता है कि ये जो गैस होती है निकलेगी और यहां तक आते आते मैंगो को बुरी तरीके से पका देगी, इतने पका देगी तो क्या कर देगी, उसे सड़ा देगी। ठीक है, तो क्या करो, ऑक्सीजन की कम मात्रा कर दो, इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, तो लो ऑक्सीजन कर दो। ऑक्सीजन की कम मात्रा होगी तो जो आम वहां से आपने आए हल्के कच्चे आम जो आपने भेजे हैं, इसकी मात्रा कम है, तो वो आराम से तमिलनाडु से कहां तक आ जाएंगे, बुलंदशहर तक आ जाएंगे। अब आप इनको ऐसे कोल्ड स्टोर में रख दो जिसमें लो ऑक्सीजन हो और हाई कार्बन डाइऑक्साइड हो। आप अब जो जिस गाड़ी में आएंगे, जो फ्रीजर होते हैं उसमें भी क्या होता है, लो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और हाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है प्रेशर पे, जिससे कि इथाइलिन कम बनती है। और जब माल, जो फल सब्जियां होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, तो ये सड़ती नहीं है, वरना कितना नुकसान हो जाए। ठीक है, तो भैया इसको लाके सेव कर दो, इसको सुरक्षित कर दो कोल्ड स्टोर वगैरह में, और पकेगी नहीं, और बढ़िया आप आम एक आध महीने पहले मंगा लो और आराम से उनको पकाकर धीरे धीरे बेच दो। ठीक है, तो यहां तक आपके सामने हार्मोन्स नाम का जो चैप्टर था, बुक को देना वो सबसे ऊपर क्वेश्चंस वाली, जबरदस्त तरीके से हो सकता है कि ये हो गया हो। एक बार अगर आपने छोटे मोटे नोट्स बनाए होंगे या एक बार वीडियो देखकर आप बनाओगे तो जाहिर सी बात है आपको क्लियर तरीके से आ जाएगा। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चंस, मैं आपको क्या कराता हूं, क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए, जो क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, ठीक है भैया, जो क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं
वो हम देखते हैं। चलिए कि आपको कितना आना शुरू हुआ है, एक सेकंड में देख लो भैया कि कहां से करा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 4 2 4D इज ए डैश। 2 4D है एक क्या? ऑप्शन नंबर ए है फंगीसाइड, फंगीसाइड, कवक मारक, कवक मारक, कवक नाशक, कवक नाशक, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, कीटनाशक। ऑप्शन नंबर सी है यहां पे एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव विस्फोटक, धमाका कर देता है। और ऑप्शन नंबर डी है वीडीसाइड, वीडीसाइड, खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक। क्या है 2 4D क्या है? फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या है बच्चा ये? वीडीसाइड। 2 4D एक ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन की सिंथेटिक, ऑक्सिन मतलब जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाया गया। इसकी अधिक मात्रा क्या कर देती है? खरपतवार नाशक की तरह काम करती है। चलिए बहुत अच्छे, आप तो बहुत होशियार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्या कहा गया है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड इज डैश। इंडोल एसिटिक एसिड, इसके लिए आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां पे तीसरा। नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन मतलब प्राकृतिक रूप से कौन सा ऑक्सिन पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक ऑक्सिन है। क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक ऑक्सिन है, प्राकृतिक ऑक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 4। पार्थिनोकार्पी फ्रूट, पार्थिनोकार्पी फ्रूट बताया था मैंने अभी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बीज रहित फल, बीज रहित फल किसके छिड़काव से प्राप्त होता है? बीज रहित फल जो होता है ये किसके छिड़काव से प्राप्त होता है? बीज रहित फल किसके छिड़काव से प्राप्त होता है? बिल्कुल सही, बीज रहित फल, बिल्कुल सही, शाबाश। टाइमिंग तो बेटा ये जो सैटरडे संडे होता है ना, इसकी टाइमिंग का कोई पता नहीं रहता, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही, इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन। और वो भी कौन सा ऑक्सिन? जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सिन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। और पार्निथोकार्पी फ्रूट बोला था ना कि आपने फ्लावर के ऊपर एक ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया तो जो ओवेरी होगी वो सूज जाएगी और बिना बीज के सीडलेस फ्रूट आप बना सकते हो। किसके छिड़काव से? ऑक्सिन के छिड़काव। अच्छे से लिखवाया मैंने, किसके छिड़काव से बना सकते हो आप? बीज रहित फल मतलब बिना बीजों के फल, इसी के छिड़काव से, ऑक्सिन के छिड़काव से आप बिना बीजों के फल बना सकते हो। जैसे कौन सा फ्रूट बोलते हैं? पार्निथोकार्पी फ्रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ। जिब्रेलिन्स,
जिबरेलिन्स आर फर्स्ट फाउंड इन, जिब्रेलिन पहले किस में पाए गए थे? जिब्रेलिन्स प्रथम किस में पाए गए थे? प्रथम किस में पाए गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अकर एट, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा कहां पाई जाती है? ऑक्सीजन की अधिक मात्रा कहां पाई जाती है? अधिक मात्रा कहां पाई जाती है? पेड़ के किस हिस्से में पाई जाती है? ठीक है। डार्कनेस कैन बी ट्रीटेड विद, dwarfness of plant can be treated with, dwarfness of plant can be treated with, पौधों का बौनापन किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? बौनापन किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? जिब्रेलिन सबसे पहले किस में पाए गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे आपसे क्वेश्चन कहा गया है, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा कहां पाई जाती है? ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा कहां पाई जाती है? बिल्कुल सही। और तीसरा क्या है? ड्वार्फनेस किसकी मदद से? शाबाश बेटा, ये नहीं, मैंने ये कहा जो ज्यादा मात्रा होती है ना ऑक्सीजन की, वो ग्रोइंग टिप्स पे पाई जाती है। ग्रोइंग टिप्स सबसे ऊपर, शूट मतलब जहां वृद्धि हो रही होती है, शूट पे पाई जाती है ग्रोइंग टिप्स। जैसे पौधा है ना, पौधे के ऊपर जहां पे वृद्धि हो रही होती है। जिब्रेलिन सबसे पहले किसमें पाए गए थे? फंगस में, जिब्रेला फ्यूमिसी करके कुछ नाम था ना उसका। और ड्वार्फनेस को किससे ट्रीट करके खत्म कर सकते हो आप? जिब्रेलिन से। जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं ना, तो इससे ट्रीट करके आप ड्वार्फनेस या पौधों का बौनापन खत्म कर सकते हैं। पौधों का बौनापन आप इससे खत्म कर सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन बताएंगे कि फोटोट्रोपिज्म किसकी वजह से शो करते हैं? फोटोट्रोपिज्म पेड़ किसकी वजह से शो करते हैं? या प्रकाश की तरफ पौधे किसकी वजह से झुकते हैं? प्रकाश की तरफ पौधे किसकी वजह से झुकते हैं? आप बताएंगे। टच की वजह से जो मूवमेंट होता है, टच की वजह से जो प्लांट में मूवमेंट होता है, जब आप किसी प्लांट को टच करते हो तो वो जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? और प्लांट में ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ कब होती है? प्लांट में ग्रोथ कब 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 तक होती है? प्लांट में ग्रोथ कब तक होती है? और लास्ट, प्लांट ग्रोथ को किससे नापते हैं? प्लांट ग्रोथ को, प्लांटों में जो पौधों में जो वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है, उसको किससे नापते हैं? चलिए बताइए फटाफट इनका आंसर। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन। गुड गुड। रेगुलर बेटा सुबह 7 शाम 7, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, कोई लिमिट नहीं। मतलब कि फोटोट्रोपिज्म किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन जिस तरफ ज्यादा होता है उस तरफ वृद्धि छाया क्षेत्र में। ऑक्सीजन किस क्षेत्र में ज्यादा होता है? शेडो एरिया में, छाया क्षेत्र में। टच के मूवमेंट को क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म।
क्या कहते हैं इसको? थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। और प्लांट की ग्रोथ कब होती है? हमेशा, ऑलवेज, प्लांट के और आजीवन, जब तक प्लांट का जीवन रहता है तब तक प्लांट में ग्रोथ रहती है। और प्लांट ग्रोथ वृद्धि को किससे नापते हैं? ऑक्सेनोमीटर से।